हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग फिर कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर के आए हैं जो बराबर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। चाहे रेलवे हो, एसएससी हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, उसमें इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो फ्रेंड। और ये हमारा पहला क्वेश्चन है। ये नंबर सिस्टम से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन है जो बराबर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, √13 - 4√10। 4√10। जब भी ऐसे प्रश्नों को हल करते हैं दोस्तों, तो एक इसका खास रूल है कि जहाँ पे 4 है इस जगह पे 2 होना चाहिए, और 2 के अलावा कुछ भी है उसको आप इस रूट के अंदर भेज दें। तो इसे हम हल जब करेंगे दोस्तों, तो सबसे पहले हम लोग 13 - 4 को 2:2 लिखेंगे। ध्यान रखेंगे दोस्तों, यहाँ पर जो भी संख्या होगी वो 2 होगी, और 2 के अलावा कुछ भी होगा उन सभी को हम अंदर भेजेंगे, ठीक ना, इंटू √10। अब अगर रूट को हम 2 को अगर रूट के अंदर भेजने की कोशिश करें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं दोस्तों, ध्यान देंगे। 13 - 2 का मतलब √4, तो 4 हैं 40, यानी 2√40। अब देखिएगा दोस्तों, हमारा यहाँ पर 2 है, बाकी सारा कंसेप्ट अपना है। अब इस 13 को ध्यान में देंगे दोस्तों, 13 को हम ऐसी 2 संख्याओं में तोड़ेंगे, 13 को हम ऐसी 2 संख्याओं में तोड़ेंगे कि इसे जोड़ने पर, इन 2 संख्याओं को जोड़ने पर तो 13 है, लेकिन गुणा करने पर ये वाली संख्या है। क्या है? ये वाली संख्या है। तो किस में टूट जाएगा दोस्तों, आराम से देखेंगे, 8 और 5 में टूटेगा। 8 5 13, यानी अगर हम इसे ऐड करें तो हमारा 13 आए, लेकिन अगर हम इसे मल्टीप्लाई करें तो 8 5 40 आना चाहिए। जब ये फॉर्मेट में ये टूट जाए तो आपको कुछ नहीं करना है, 8 लिख लेना है और 5 लिखना है। यहाँ ध्यान देंगे दोस्तों, ये इन दोनों में जो बड़ी संख्या हो, अगर यहाँ निगेटिव हो तो बड़ी वाली संख्या को थोड़ा पहले लिख लिया करेंगे। हमेशा बड़ी वाली संख्या को पहले लिखेंगे, छोटी वाली संख्या को बाद में लिखेंगे। और इन दोनों पर सिर्फ रूट पहना देंगे, और बीच में यहाँ क्या है, माइनस सिंबल है, तो माइनस सिंबल डाल देंगे। और ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, हमारा ये आंसर हो गया, यानी ऑप्शन नंबर ए। हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। हम लोग अब लेते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों, यानी क्वेश्चन नंबर 2। ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। देखिए धीरे धीरे हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर जा रहे हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों। हमें वीडियो बनाने में थोड़ी दिक्कत होती है, तो आप लोग सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, और भी ऐसे वीडियो हम आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है दोस्तों, ध्यान से देखेंगे। कहता है यदि n एक सम संख्या हो तो 6n - 1 विभाज्य है, यानी इसमें से 6n - 1 किससे विभाज्य होगा। 6n - 1 डिविजिबल कब होगा, अगर n एक सम संख्या है। तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, n का मान बारी बारी से लेंगे। ऐसे प्रश्नों में हमेशा याद रखिएगा, n का जो मिनिमम मान होगा वो लेंगे। तो n का सबसे मिनिमम मान 2 होगा, तो हम 6 का मान 2 ले लेंगे, -1 करेंगे, तो 6 का स्क्वायर -1, 6 6 36 में से गया 35। यही हमारा आंसर है, यानी 35 वो संख्या है जो 6 पर पावर n-1 को हमेशा विभाजित करेगी। अगर नहीं तो आप एक और वैल्यू रह करके चेक कर सकते हैं, 4। तो 6 पे पावर 4 -1, 6 पे पावर 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 6 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। तो ये 6 6 36 का स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों, और -1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 36 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। इसको भी तोड़ेंगे, a - b इंटू a + b। हमारा क्या एक फार्मूला होता है, a² - b² बराबर क्या होता है दोस्तों, a - b इंटू a + b। तो इस पर तोड़ेंगे, तो a - b, तो 36 में से 1 गया 35, और 36 1 37। देखिए ये भी हमारा 35 से डिविजिबल होगा। तो ऐसे प्रश्न हमेशा किससे डिविजिबल होते हैं दोस्तों, 35 से होगा। यानी ऐसा प्रश्न जब भी रहे तो यहाँ n का जो मान आपको लेना है वो हमेशा छोटी संख्या से स्टार्टिंग करना है, और छोटी संख्या में ही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कहता है दोस्तों कि n के किसी पूर्णांक मान के लिए 3 पर पावर 2n प्लस 9n प्लस 5 को अगर 3 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या रहेगा। यानी दोस्तों अगर 2 भाग दिया जाए तो शेषफल क्या करेंगे। हमारा क्या है, हमारा ऑप्शन यारो दोस्तों
3 पर पावर 2n प्लस 9n प्लस 5 को डिवाइड करें तो हमारा रिमाइंडर कितना बचेगा अगर 3 से डिवाइड करें। देखिए तो डिवाइड में क्या होता है ना दोस्तों कि हम लोग सेपरेटली सबको डिवाइड करते हैं। हम इसमें 3 से अलग डिवाइड करेंगे, इसमें 3 से अलग डिवाइड करेंगे और ये 3 से अलग डिवाइड होगा। तो बात करते हैं इसमें, अगर आप इसमें 3 से डिवाइड करते हो तो ये 3 का मल्टीपल है, 3 का पर पावर कुछ भी अगर लेते हैं, आप एक भी लेते हैं तो 3 3 9 3 3 9 27, ये नहीं है, हमेशा 3 के मल्टीपल में आएगा। तो अगर 3 से इसमें डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना बचेगा दोस्तों 0। मतलब समझिए आप कि n का मान हमने 1 ले लिया तो 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3, तो 9 है तो 9 में 3 से डिवाइड करेंगे 0। अगर n का मान 2 लिया तो 3 पर पावर 4, तो 3 को 4 बार भी आप लिख लो, 3 को 4 बार भी लिख लो तो 3 से 3 कट गया। अगर नीचे कुछ नहीं मतलब है, मतलब पूरी तरह डिविजिबल है, तो ये भी पूरी तरह 3 पर पावर 2n क्या है 3 से डिविजिबल है। अब यहाँ भी ये भी 9 का मल्टीपल है, अगर ये भी 9 का मल्टीपल है दोस्तों तो ये भी 3 से पूरी तरह डिविजिबल होगा। अगर पूरी तरह डिविजिबल होगा तो रिमाइंडर कितना होगा 0। अब 5 को अगर 3 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना हो जाएगा 2 और डिवाइडेड बाई 3, यानी जोड़ करके कितना आएगा दोस्तों 2/3, यानी हमारा रिमाइंडर कितना हो जाएगा दोस्तों 2 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, 2 पर पावर x माइनस 1 प्लस 2 पर पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 320, यानी 320 हो तो x का मान आप क्या निकालोगे। तो हमेशा ध्यान देंगे आप ऐसे प्रश्नों में क्या होता है कि x का मान निकालना हो तो आप आराम से एक रूल को फॉलो कर सकते हैं, घातांक करने का वो रूल है। तो इसको हम लोग घातांक करने के रूल से बनाएंगे। क्या है हमारा दोस्तों 2 पे पावर x माइनस 1, तो a पर पावर m माइनस n अगर रहता है तो वो डिवाइड में होता है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं दोस्तों 2 पर पावर x डिवाइडेड बाई 2 पर पावर 1। इसको लिखेंगे अगर प्लस में है तो ये गुना में हो जाएगा, 2 पर पावर x गुने कितना होगा दोस्तों 2 पर पावर 1 कितना हो जाएगा 2 पर पावर 1 इज इक्वल टू 320। अगला स्टेप देखते हैं हम लोग दोस्तों। तो फिर क्या करेंगे हम दोनों में, देखिए 2 पे पावर x कॉमन है तो 2 पर पावर आप x कॉमन ले लेंगे, तो 2 पर पावर x यहाँ से कॉमन लिया तो ऊपर बच गया 1, नीचे बच गया 2, और यहाँ से 2 पर पावर x गया तो 2 पर पावर 1 यानी 2 भी बच गया, बराबर 320। कितना बच गया दोस्तों 320। अब यहाँ हो जाएगा 2 पर पावर x 2 और आधा 3/2, सॉरी 2 आधा 5/2। आप इसको जोड़िएगा तो 2 दूनी 4 1 5/2 बराबर 320। इसको हल कर देंगे, 5 से इसको काटिएगा, 5 6 जा 5 4 जा, तो यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों 2 पर पावर x इज इक्वल टू 64 दूनी 128। अब 128 का मतलब क्या होता है, 2 को आप कितने बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 128 आएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128, यानी 3 3 6 1 7, यानी इसको लिख सकते हैं 2 पर पावर 7। अब यहाँ से क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 7। अगर बेस इक्वल है तो पावर बराबर होगा, तो बेस इक्वल है तो पावर बराबर होगा, यानी x इज इक्वल टू 7, यानी ऑप्शन नंबर सी। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है प्रथम 15 प्राकृत अंकों का औसत क्या होगा। प्रथम 15 प्राकृत अंकों का, यानी प्रथम 15 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। देखिए औसत क्या होगा, जिसे 5 से विभाजित करने पर शेष 1 रहे। तो पहले तो आप प्रथम 15 प्राकृत संख्या क्या होगी, 1 2 3 4 डॉट 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 15। अब इसका औसत क्या होगा, प्रथम 15 अंकों का, प्रथम 15 संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम औसत निकालते हैं प्रथम 15 संख्याओं का औसत, तो औसत क्या हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए इसके लिए एक औसत का एक फॉर्मूला होता है, चूँकि ये सीरीज जो हमारा है वो सीरीज AP में है, ठीक ना दोस्तों। अगर कोई सीरीज AP में हो, क्या हो, अगर कोई सीरीज AP में हो तो औसत बराबर हो जाता है प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटा 2। तो प्रथम पद हमारा 1 है, अंतिम पद हमारा 15 है और बटा 2 है, तो 15 1 16 बटा 2 यानी 8। तो हमारा औसत तो 8 आ गया दोस्तों, लेकिन ये औसत 8 जो है वो 5 से विभाजित करने पर शेष 1 रहे। तो सबसे पहले तो इसे 5 से भी गुना कर दो, तो ये 5 से डिविजिबल हो गया, लेकिन ये 5 से डिविजिबल होने के साथ साथ इसमें रिमाइंडर 1 भी बचे। तो जब रिमाइंडर 1 बोल रहा है तो हम अपने मन से इसमें 1 जोड़ देंगे, तो ये क्या हो गया 8 × 5 = 40 और 1
41। अगर यहाँ आप ये नहीं कर सकते थे तो ऐसा कर सकते थे कि आप इसमें से किसी एक ऑप्शन को देखते जिसे 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 बचता है। तो पनियठी 40 नहीं, पनियठी 40 1 41, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाता। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। छठे क्वेश्चन को बनाने से पहले फिर से इसे समझ लीजिए दोस्तों। कहता है 15 प्राकृत संख्याओं का औसत तो 8 हो गया, लेकिन वो 5 का मल्टीपल होना चाहिए। तो 5 का मल्टीपल होना चाहिए और 5 से विभाजित करने पर शेष, तो जो अगर 5 से विभाजित करने पर शेष 1 बचना चाहिए तो मिनिमम तो ये 5 का मल्टीपल होगा ही दोस्तों। तो ये 8 5 40, यानी ये 5 का मल्टीपल 40 है। लेकिन यहाँ क्या है कि इसमें भी जो भी नंबर हो उसमें हम डिवाइड करें 5 से तो हमें रिमाइंडर 1 बचना चाहिए। तो ये 5 का मल्टीपल हो गया, इसमें 1 अपने जोड़ दीजिए तो इसमें हर कंडीशन में क्या होगा? रिमाइंडर 1 देगा दोस्तों, ठीक ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये हमारा अगला क्वेश्चन, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों। 6 क्वेश्चन नंबर का रहा है 6 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर प्लस 12 यानी 12 का स्क्वायर माइनस 11 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर माइनस 13 का स्क्वायर का मान निकालिए। इसमें आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो है वो 6 और 5 1 का डिफरेंस, यहाँ पर क्या है 8 7 10 9 12 11 और 14 13। यहाँ देखिए एक सीरीज जैसा बन गया। ये हो गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये सारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में हो गया। तो हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो इसको हम ए माइनस बी पे तोड़ेंगे तो ए माइनस बी मतलब क्या हुआ? 6 माइनस 5 इंटू 6 प्लस 5, फिर प्लस का सिंबल, इसको भी तोड़ेंगे। तो अब डायरेक्ट इसको तोड़ने की कोशिश करते हैं। 8 में से 7 गया 1, 8 7 15, 10 में से 9 गया 1, 10 9 19, 12 में से 11 गया 1, 12 11 23, 14 में से 13 गया 1 और 14 23 27। अब इसे जोड़िए, 6 में से 5 गया 1, तो हमारा कितना आ रहा है? 6 5 11 प्लस 15 प्लस 19 प्लस 23 प्लस 27। इसको जोड़ना है दोस्तों, तो ये दहाई पर है तो 20 20 40 10 50 10 60 10 70, 70 10 80, 80 10 90 और 5 95। ये हमारा क्या हो गया दोस्तों? 95 आ गया, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 ये है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है दोस्तों, एक वस्तु का अंकित मूल्य 840 रुपया है, दुकानदार 40% की छूट देता है, फिर भी वह 5% का लाभ कमाता है, तो क्रय मूल्य क्या होगा? एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा दोस्तों कि ये जो 40% छूट की बात होती है, 40% छूट हमेशा MRP पे मिलता है, यानी अंकित मूल्य पर हमेशा 40% की छूट मिलेगी। ये ना तो क्रय मूल्य पे मिलेगा ना विक्रय मूल्य पे मिलेगा। जब भी मिलेगा तो आपको मार्क प्राइस MRP पे ही ये 40% का जो छूट देगा वो देगा। तो हम इसमें मान लेते हैं कि क्रय मूल्य हमारा कितना है दोस्तों? क्रय मूल्य हम इसमें x मान लेते हैं, ठीक ना। तो हमें क्या किया गया है? बेचा गया है एक वस्तु को जिस पे 10% 5% का लाभ हुआ है, तो x 5% का लाभ हुआ है तो 105/100। कब? जब 840। देखिए ये हमारा क्या निकल गया? 5% प्रॉफिट लेने के बाद हमने इसको SP विक्रय मूल्य हो गया, और इतना रुपया का चीज़ था उस पर 40% की छूट दे दी, यानी 60/100, ये भी हमारा विक्रय मूल्य हो गया। दोनों विक्रय मूल्य बराबर होंगे, इसको हल कर देते हैं। 00 से 00 कट गया। देखिए 5 से कटेगा, 5 दूनी 10, 5 की 5 और 5 से ही कटेगा 12 5 60, 21 से ये कटेगा 21 चौक 84, तो ये कट गया। तो x का मान आ जाएगा कितना? 12 चक 48, 480, यानी हमारा क्रय मूल्य कितना होगा? 480, यानी ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है 2 घनों का अनुपात 125:1 है। 2 घनों का अनुपात कितना है? 125। तो घनों का अनुपात, तो 2 घनों के आयतन का अनुपात होगा। यहाँ गलती से लिखा गया 2 घनों का आयतन का अनुपात दोस्तों। क्या दोस्तों? आयतन का अनुपात। क्या? आयतन यानी वॉल्यूम का अनुपात 125 है। तो वॉल्यूम क्या होता है दोस्तों? पहले घन का वॉल्यूम अगर VA मान लेते हैं वॉल्यूम भुजा, तो पहले घन का वॉल्यूम हो जाएगा VA1 AQ और दूसरे का A1Q। इसके इतना बराबर कितना दे दिया गया है? 125:1 दे दिया गया है, ठीक ना। 125:1 दे दिया है। अगर हम इसको लिखने की कोशिश करें तो AQ और A1 का Q बराबर कितना होगा? इतना हो जाएगा 5 का Q -1 का Q।
तो 5 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब। तो ये साइड ए है ना, तो इसका साइड ए और A1 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 5:1। ऐसे भी एक चीज़ जान लीजिए, इतना करने की ज़रूरत नहीं थी आपको। अगर आयतन का अनुपात दिया गया है, अगर आयतन का अनुपात दिया गया है दोस्तों, तो आयतन के अनुपात में आप क्या करेंगे, जो भी आयतन का अनुपात है उसका घनमूल अगर आप निकाल देते हैं, तो जो भी घनमूल निकाल करके आएगा वो, यानी जो भी आयतन का अनुपात है ना 125:1, तो ये अगर आयतन का अनुपात है तो इसका घनमूल निकाल दो, तो 125 का घनमूल 5 और 1 का घनमूल 1, ये उसकी भुजा का अनुपात हो जाएगा, ये उसकी भुजा का अनुपात हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है दोस्तों A/B बराबर 2:3, यानी A अनुपात B बराबर 2:3, B अनुपात C बराबर 4:, तो ABC क्या होगा। तो ABC निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या लिखना होगा, देखिएगा A अनुपात B बहुत ही सिंपल तरीका है, 2:3, फिर B अनुपात C बराबर क्या होगा दोस्तों 4:5। अगर यहाँ से आपको ABC निकालना है दोस्तों, A/B/C, तो आपको कुछ नहीं करना है, सीधा सा इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना है, इसको फिर इससे मल्टीप्लाई कर देना है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना है। जब ये दोनों टर्म कॉमन हो, ये भी ध्यान देना होगा कि ये दोनों B होना चाहिए। तो कैसे गुना करेंगे, इसको यहाँ से सीधा गुना करेंगे, फिर यहाँ वाले को तिरछा गुना करेंगे और यहाँ वाले को यहाँ से गुना करेंगे, यानी उल्टा n बना देंगे। तो क्या हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 तिया 12 और 5 तिया 15, ये हमारा निकल गया ABC का रेशियो, यानी ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है दोस्तों, ये भी नंबर सिस्टम से ही रिलेटेड क्वेश्चन है। पहला जो पॉइंट दिया गया हमारा कहता है 6 पे पावर 300 और 16 पे पावर 200, इसमें कौन बड़ा होगा। इसमें ये कह रहा है, स्टेटमेंट में कह रहा है कि ये 6 पर पावर 300 जो है वो बड़ा है। इसको जांचने का सबसे आसान तरीका है दोस्तों कि इनके पावर में जो भी चीज़ें हैं, जो भी पावर है, आप उसका पहले HCF निकाल लो। तो 300 और 200 का अगर आप HCF निकालते हो दोस्तों, क्या निकालते हो HCF निकालते हो, तो HCF निकालने का सबसे सिंपल सा तरीका होता है कि जो सबसे छोटी संख्या है आप उस छोटी संख्या को ले लो और इसे पकड़कर देखो कि क्या 200 से 300 डिविजिबल है। अगर 200 से 300 डिविजिबल है तो तुम्हारा HCF 200 हो जाएगा। अगर 200 से 300 डिविजिबल नहीं है तो 200 के नीचे कोई ऐसी संख्या देखें, 200 के नीचे कोई भी ऐसी संख्या देखें जो 200 को डिवाइड करता है। तो 200 के नीचे एक संख्या आती है 100, जो 200 को भी डिवाइड करेगी और फिर 300 को भी डिवाइड करेगी। तो हमारा HCF क्या हो जाएगा 100। अब इसी 100 से खाली आप डिवाइड कर दो, 100 3 जा और 100 दूनी 200। अब 6 का पावर 3, तो 6 छक 36 छक 216 और 16 पर पावर 2 यानी 256। यानी स्टेटमेंट में तो कह रहा है कि ये वाला पोर्शन बड़ा है, लेकिन एक्चुअली में ये वाला पोर्शन बड़ा है। तो हमारा पहला स्टेटमेंट जो कथन है वो गलत है दोस्तों। सेम काम हम लोग करेंगे दूसरे स्टेटमेंट के साथ, 4 पर पावर 300 और 7 पे पावर 200। फिर इसका HCF निकालेंगे, तो हमने अभी निकाला है 200 और 300 को LCM 100, तो ये 100 3 और 100 2। तो 4 पर पावर 3 का मतलब 64 और 7 पर पावर 2 का मतलब 49। यहाँ ये वाला पोर्शन बड़ा है, यानी यही वाला बड़ा है, यानी दूसरा स्टेटमेंट हमारा सत्य है और पहला गलत है। यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, केवल स्टेटमेंट नंबर 2 सत्य है बस, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर है। तो हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों कि 2 क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का अंतर 64 है, यानी 2 क्रमागत विषम संख्या है। तो पहले तो 2 क्रमागत विषम संख्या क्या होगी दोस्तों, पहली विषम संख्या अगर x है तो दूसरी विषम संख्या क्या होगी, दूसरी हमारी विषम संख्या हो जाएगी x + 2। इन दोनों के वर्गों का अंतर, तो इन दोनों के वर्गों का अंतर यानी बड़ी संख्या तो ये होगी लगातार में, तो इसका स्क्वायर और माइनस इसका स्क्वायर, अगर हम दोनों का स्क्वायर करते हैं और दोनों का स्क्वायर करते हैं तो हमें डिफरेंस कितना मिलता है दोस्तों, हमें डिफरेंस 64 मिलता है। अगर दोनों का स्क्वायर करते हैं तो पहली संख्या का स्क्वायर, जो बड़ी संख्या उसके स्क्वायर में से अगर हम छोटी संख्या को घटा दें तो हमें 64
64 मिलेगा दोस्तों। अब इसका क्या करेंगे, फॉर्मूला हमारे पास है a+b का होल स्क्वायर, a² प्लस b² 2 दूनी 4 प्लस 2ab तो 2 दूनी 4 x और माइनस x² बराबर कितना होगा दोस्तों 64। ये दोनों कट जाएंगे, यानी 4x बराबर कितना होगा, 64 में से 4 गया 60, यहाँ से काटेंगे 15 चक 60, यानी हमारी पहली जो विषम संख्या होगी वो 15 और दूसरी जो विषम संख्या होगी 17, और हमें इन दोनों का योग पूछता है। तो अगर इन दोनों को हमने ऐड कर दिया तो 17 15 32 होता है, और वो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है दोस्तों 30% और 50% के दो क्रमागत छूटों में एकल छूट, यानी दो क्रमागत छूट दिया गया है, सक्सेसिव डिस्काउंट दिया है, तो उसका सिंगल छूट कितना होगा। ऐसे इसको बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, हम आपको एक छोटा सा तरीका बताते हैं। 30% का छूट है, मतलब उस चीज़ को हम 70/100 में खरीदेंगे, ठीक ना। एक 50% का छूट है, यानी 50% छूट दे रहा है तो 50/100 में खरीदेंगे। एक बात का ध्यान रखना है, इसके नीचे बहुत सारे 100 आएंगे, लेकिन इस 100 को आपको टच नहीं करना है, एक के साथ कुछ नहीं करना है और इसको नीचे रहने नहीं देना है। तो इसको हम फिलहाल कटकुट करके ऊपर चला देते हैं। तो ये पूरा कट गया, ऊपर कितना आ गया 35 डिवाइडेड बाई 100। अब यहाँ के बाद आपको ये 100 को हमने इसलिए रखा है कि हम ये ऊपर जो भी डाटा है उसके साथ इस 100 को कंपेरिजन कर सके। तो 100 से ये कितना कम है दोस्तों, 100 से कितना कम है, ये 100 से 65 कम है, यानी जो एकल छूट होगी वो कितना परसेंट होगा, 65%। एकल छूट कितने परसेंट का होगा दोस्तों, 65% का हमारा एकल छूट होगा। यानी ये जो दिख रहा था 50 30 80% की छूट, वो एक्चुअली में 65% ही मिलेगा आपको सक्सेसिव डिस्काउंट में, जिसको क्रमागत छूट बोलते हैं, क्रमागत बट्टा बोलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। अगला क्वेश्चन हमारा है 13 नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। ये हमारा टाइम एंड डिस्टेंस है दोस्तों। एक रेलगाड़ी 15 किलोमीटर गति से कुछ दूरी तय करती है और 9 किलोमीटर की गति से वापस आ जाती है। यदि रेलगाड़ी को इसे तय करने में कुल 8 घंटे का समय लगता है तो दूरी बराबर क्या होगा। मतलब समझिए कि हम नवादा से किसी दो बिंदुओं के बीच की दूरी, मतलब बिंदु ए और बिंदु बी, यानी दो बिंदुओं के बीच की दूरी हम तय करते हैं, और जाते हैं तो 15 के स्पीड से जाते हैं और आते हैं तो 9 के स्पीड से आते हैं। जाने और आने में हमें टोटल 8 घंटे का समय लगता है। तो ए और बी के बीच की जो दूरी है वो दूरी पूछ रहा है, कुल दूरी पूछेगा दोस्तों, यानी जाने की दूरी और आने की दूरी, ये कुल दूरी होगा। सिर्फ दूरी पूछ रहा है, मतलब ए और बी के बीच की दूरी पूछ रहा है। तो हम मान लेंगे कि ए और बीच के बीच की दूरी डी है। तो जाने का समय कितना होगा, समय बराबर दूरी बटा चाल। जाने में 15 के स्पीड से गया, आने में 8 के स्पीड से गया। तो ये जाने का समय और ये आने का समय, और टोटल समय हमारा कितना है 8 घंटा। तो 15 और 8 का एलसीएम कितना होगा, ये नहीं अगर कुछ होता है तो 15 8 20 से 120 ले लेंगे, ठीक ना। 15 8 20 से 8D प्लस 15D, ठीक है। तो 8D 15D बराबर 120 इज इक्वल टू 8। अब 15 5 20 3 23D बटा 120, 120 को उधर भेज दीजिए, यानी 120 गुने 8, ठीक ना है दोस्तों, ठीक है। देखिए यहाँ कट नहीं रहा है दोस्तों, कुछ नहीं, हमने कुछ गलत कर दिया है, और सॉरी दोस्तों। यहाँ पर हमने देखिए 9 किलोमीटर प्रति घंटा था, हमने 8 किलोमीटर प्रति घंटा ले लिया। थोड़ा सा ये मिस्टेक्स हो गया लिखने के कारण दोस्तों, तो थोड़ा सा कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग इसे दोबारा कर लेते हैं आसानी से। तो हमें क्या D बटा 15 के स्पीड से गया और 9 के स्पीड से चलाया, जाने और आने में उसे 8 घंटे का समय लगा। 15 और 9 का एलसीएम जोड़ेंगे, 15 तिया 45 हो जाएगा, और तो 15 तिया 45 और 9 पचे 45 बराबर 8। तो 5 3 8D बराबर क्या होगा दोस्तों, 8 गुने 45, 8 से 8 कट जाएगा, यानी हमारा डिस्टेंस जो है 45 किलोमीटर है। ये दूरी भी हमारा क्या है 45 किलोमीटर में है सारा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 45 किलोमीटर। अगर इसका एक शॉर्टकट भी तरीका है दोस्तों दूरी निकालने का। तो दूरी बराबर होता है जाने का चाल गुने आने का चाल बटा उनका योग। तो 15 और 9 को जोड़ दीजिएगा तो 24, और गुने कुल समय, ये जाने का चाल
ये आने का चाल और उनका योग और गुने टोटल टाइम, जो टाइम लिया है जाने और आने में, इसको हल कर दिए। 8 तिया 24, 3 तिया 9, 15 तिया 45। तो हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों दूरी 45 किलोमीटर। ये थोड़ा सा हमारे से गलती हो गई लिखने में, कोई बात नहीं, ये भी हमारा बेसिक रूल हो गया और ये उसके लिए शॉर्टकट मेथड हो गया। अगला क्वेश्चन ये रहा हमारा दोस्त, हमारा क्वेश्चन नंबर 14 कहता है दोस्तों, एक धनराशि साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है जो 5 वर्ष में 12% की दर से 2400 रुपया का ब्याज देती है। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों। साधारण ब्याज का एक बेसिक फॉर्मूला होता है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर और बटा 100। तो हमारा साधारण ब्याज 2400 है, मूलधन हमें तो पता करना है दोस्तों, समय हमारा 5 वर्ष है और दर 12% है और बटा 100 है। काट देंगे इसको, 12 दूनी 24, 200, 5 से काट दीजिए इसको दोस्तों, 5 से 40 मरतबे कट जाएगा तो मूलधन हमारा हो जाएगा 40 गुने 100 यानी 4000 दोस्तों। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों तो हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें। अगला क्वेश्चन हमारा है लास्ट क्वेश्चन इस सीरीज का दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों, एक नाव धारा के अनुकूल और प्रतिकूल क्रमशः 10 किलोमीटर, तो अनुकूल यानी अनुकूल का मतलब धारा की दिशा में होता है दोस्तों, तो अनुकूल उसकी चाल है 10 किलोमीटर प्रति घंटा और प्रतिकूल का मतलब होता है धारा के विपरीत, तो धारा के विपरीत यानी प्रतिकूल उसकी चाल कितनी है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। एक फॉर्मूला है शांत जल में नाव की चाल का, क्या है, शांत जल में नाव की चाल। अगर शांत जल में नाव की चाल निकालना है तो धारा के अनुकूल चाल और धारा के प्रतिकूल चाल, तो शांत जल में नाव की चाल का क्या फॉर्मूला हो जाए दोस्तों, अनुकूल यानी धारा की दिशा में चाल और धारा के प्रतिकूल दिशा में जो चाल है उन दोनों को जोड़ देंगे हम लोग, 10 और 8 बटा 2 यानी 18 बटा 2 यानी कितना हो जाएगा दोस्तों 9 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए ये सारे फॉर्मूले डेवलप कैसे होते हैं, ये जब हम नाव धारा स्पेशल एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम नाव धारा के बेसिक्स और कंसेप्ट की बात करेंगे, उसमें हम सारे चीज़ों को क्लियर करेंगे। अगर यहाँ पर शांत जल की जगह पर रहता धारा की चाल तो इन दोनों को घटा करके और 2 से भाग देते तो धारा की चाल निकलती। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों तो आपका सपोर्ट हमें चाहिए, बस और कुछ नहीं। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।